A very good afternoon to dear student. Today I am here to discuss class 10 chapter 2 acid, base and salt. First we will discuss about acid. What is acid? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड या अम्ल। या फिर आप ऐसे भी इनको डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे पदार्थ जो कैसे होते हैं, सोवर इन टेस्ट मीन्स स्वाद में कैसे हुए, खट्टे। स्वाद में वो कैसे होंगे, खट्टे। उनको आप किस कैटेगरी में रखोगे, एसिड की कैटेगरी में। सेकेंड पॉइंट, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि ऐसे यौगिक जिनके अणु में जो हाइड्रोजन रहता है वो किस रूप में उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन आयन के रूप में उपस्थित रहता है। कौन, हाइड्रोजन का अणु। ऐसे यौगिक या ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप मीन्स हाइड्रोजन प्लस के रूप में उपस्थित होता है, उसको आप क्या कहते हैं, एसिड। एग्जाम्पल जैसे H+Cl-। इसमें जो हाइड्रोजन है वो किस रूप में उपस्थित है, अपने आयन के रूप में। तो ऐसे सभी पदार्थ जिनके यौगिक में जो हाइड्रोजन अणु रहता है वो अपने आयनिक रूप में उपस्थित रहता है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एसिड की कैटेगरी में। थर्ड पॉइंट, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई पदार्थ एसिड है तो जो एसिड है वो क्या कर देगा, लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। मीन्स ब्लू टर्न इनटू रेड। लिटमस पेपर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो लिटमस पेपर में जब ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए, तब वो जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। अब बात करते हैं बेस की। बेस क्या होता है, तो बेस ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कसैले होते हैं। मीन्स बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट स्वाद में कैसे हुए, कसैले हुए। उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, बेस की कैटेगरी में रखेंगे। या फिर सेकेंड पॉइंट में इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे सभी यौगिक जिसमें जो हाइड्रोजन रहता है वो अपने कौन से यौगिक में उपस्थित रहता है, ऋण। हाइड्रोजन जो रहता है वो धनात्मक नहीं होता, वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। या फिर आप कैसे कह दो, OH हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में उपस्थित रहता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, बेस की कैटेगरी में। थर्ड पॉइंट क्या होगा, बेस। अगर कोई भी पदार्थ क्या है, आपका बेस है, तो जो लिटमस पेपर रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड टर्न्स इनटू ब्लू। रेड जो लिटमस पेपर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अब एसिड और बेस में जो लिटमस पेपर है, अब लिटमस पेपर जो यहाँ पे ब्लू से रेड हुआ, इसको याद करने का सबसे एक तरीका है, आपको नाम रखना पड़ेगा याद, अनिल। ठीक है, इसमें जो ए होता है उस ए का मतलब क्या हुआ, एसिड। ठीक है, नील, NI, नील। नील से ही पता चल रहा है कि जो NI, या फिर हिंदी वर्ड देख लेते हैं, अनिल। आ से क्या हो गया आपका, एसिड या अम्ल। नी से क्या हो गया, नीला, प्लस ल से क्या हो गया, लाल। मीन्स एसिड में जो नीला लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। मीन्स ब्लू टर्न इनटू रेड, दैट मीन्स द कंपाउंड इज एसिड। अगर आपके बेस में हम बात करें तो जो ये लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड टर्न इनटू ब्लू। इसमें आपको कौन सा वर्ड याद करना पड़ेगा, छलिंगे याद करने की ट्रिक है। छ से क्या हो गया आपका, क्षार, और ल से क्या हो गया आपका, लाल, और नी से क्या हो गया, नीला। मीन्स जो क्षार है उसमें जो आपका लिटमस पेपर है वो रेड किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। सो व्हेन लिटमस पेपर टर्न रेड इनटू ब्लू, दैट मीन्स द कंपाउंड इज बेस। अब बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से बनते हैं, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साल्ट। या जब एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाने पर जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का जब फॉर्मेशन होगा तो उसके साथ साथ जो जल होगा वो भी क्या बनेगा, अनिवार्य रूप से
मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एसिड और बेस की अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसके बाद एक यौगिक मीन्स कंपाउंड आपका H2O भी बनना अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे OH प्लस HCl, ये आपका क्या हुआ, बेस हुआ, और ये आपका क्या हुआ, एसिड हुआ। हमारा डिफिनेशन क्या है सॉल्ट का, एसिड और बेस की परस्पर अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है, लवण बनता है, और साथ ही साथ जल का भी बनना अनिवार्य होता है। तो एसिड और बेस आपस में क्या किए, रिएक्ट किए, और उसके बाद उसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया बनी वो क्या बनी आपकी, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2P। जो NaCl है वो आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और H2O भी क्या हो गया आपका, वाटर या जल हो गया। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में क्या की जाती है, रिएक्शन कराया जाता है, आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, साल्ट, और जल भी अनिवार्य रूप से बनता है। अब इसके बाद बात करते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम आपस में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग के फलस्वरूप सॉल्ट और किसका निर्माण हुआ था, वाटर का। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। एसिड प्लस बेस आपस में क्या किए, रिएक्ट किए, किसका फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर का। ये पूरी जो अभिक्रिया हुई वो क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण की प्रक्रिया। तो अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप बने लवण और जल की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण की क्रिया। आगे देखते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। अब बात हम करते हैं ये जो एसिड और बेस होते हैं इनकी जो सांद्रता होती है वो हम कैसे नापते हैं। तो अगर कोई भी यौगिक है वो अम्लीय है या क्षारीय है तो ये हम कैसे पता करते हैं। तो एक वर्ड आता है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स मतलब क्या होते हैं, सूचक होते हैं। कोई भी किसी भी यौगिक के जो विलयन होते हैं, कोई भी जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इस बात का पता करने के लिए हमें कुछ इंडिकेशन की जरूरत होती है, कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, सूचक। जो सूचक होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, 2 टाइप के। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरा होता है केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, प्राकृतिक सूचक, इसमें हम किसको रखेंगे, पहला तो आपका लिटमस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, टर्मरिक। केमिकल इंडिकेटर्स में हम किसको रखेंगे, इसमें हम पीएच स्केल को रखेंगे और फिनोक्सिलिन को रखेंगे। फिनोक्सिलिन को रखेंगे। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस और टर्मरिक आएगा। लिटमस के बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि ये क्या करता है, अगर ये अम्ल हुआ तो ये क्या कर देता है, ये ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, और अगर बेस है तो किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कर देता है। तो ये हुआ लिटमस पेपर का। इससे हम क्या पता करते हैं कि किसी भी यौगिक में कौन सा जो यौगिक विलयन है वो कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर हुआ टर्मरिक। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आपके कपड़ों में हल्दी लग जाती है तो वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको वॉश करते हो, सोप लगाते हो, वो तो जो येलो होता है वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो वो भी क्या है, आपका एक इंडिकेटर है, क्या बताने के लिए कि हमारा जो विलयन है वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय। तो ये कैसे इंडिकेटर हुए, नेचुरल इंडिकेटर। अब केमिकल इंडिकेटर्स में किसको रखेंगे, पीएच स्केल और फिनोक्सिलिन को। जो पीएच स्केल होती है, एक पैमाना होता है जिसमें 0 से 14 तक का रखा जाता है नंबर, इसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। और जो फिनोक्सिलिन होता है ये भी क्या होता है, केमिकल इंडिकेटर्स होता है। ये अम्लीय में कैसा रहता है, कलरलेस रहता है, रंगहीन। जब इसको किसी भी अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ये कोई भी कलर क्या करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। और जब इसको बेस में डाला जाता है तो ये किस कलर का हो जाता है, गुलाबी। रंगीन है मीन्स जो आपका यौगिक है वो कैसा है, एसिड है। और अगर कैसा हो गया ये गुलाबी,
मतलब इसका कलर कैसा आ गया, पिंक। तो जो ये विलियन होगा वो कैसा होगा, बेस होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिडिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स अम्लीय और क्षारीय, किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीय सॉल्यूशन की हम क्या करते हैं, सांद्रता को कैसे पता करते हैं। तो किसी भी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है उस पैमाने को हम क्या कहते हैं, पीएच पैमाना या पीएच स्केल। इसको कैसे आप पता करोगे, किसी भी विलयन में किसी भी यौगिक की अम्लीयता एवं क्षारीयता को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पीएच पैमाना या पीएच स्केल। अब ये पीएच पैमाना या पीएच स्केल होता क्या है, जो पीएच स्केल होता है इसकी जो अवधारणा थी वो किसने दी थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, उन्होंने पीएच स्केल की पैमाना दी थी अम्लीयता और क्षारीयता की सांद्रता को पता करने के लिए। होता क्या है ये, इसमें एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेके 14 तक के क्या बने रहते हैं, नंबर बने रहते हैं। नाइन, 10, 11, 12, 13 और 14, इसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर बने रहते हैं। तो 0 से लेके 7 तक में क्या होती है, अम्लीय होते हैं, एसिड होते हैं। और 7 से लेके 14 तक में क्या होते हैं, बेस होते हैं। मीन्स अगर इस पीएच स्ट्रिप को किसी भी विलयन में डाला जाए, अगर उसका जो कलर है या जो उसकी रीडिंग है वो 0 से 7 के बीच में आए तो इसका मतलब वो जो विलयन है वो कैसा होगा, एसिड होगा। और अगर वो जो स्ट्रिप है उसके कलर कहाँ से चेंज हुए, 7 से लेके 14 तक के बीच में चेंज हुए या 7 से 14 तक के बीच में उसकी रीडिंग आए तो इसका मतलब जो विलयन है वो क्या होगा, बेस होगा। अगर मान लीजिए जो भी विलयन है उसका जो एग्जैक्ट आया, रीडिंग जो आई है, जो भी कलर चेंज हुआ वो कैसा हुआ, एग्जैक्ट अगर 7 पे हुआ इसका मतलब वो जो विलयन है वो कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है। मीन्स ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है। अब ये 0 से 7 तक में कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो जब हम पीएच स्केल पे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो एसिड होते हैं वो कैसे होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं। मीन्स इनकी जो अम्लीयता होती जाती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती अम्लीयता। कैसे, जैसे जैसे हम कहाँ आते हैं, 7 से नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे इनकी अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इनकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। सपोज कोई विलयन है जिसकी अम्लीयता क्या है, 2 है, तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं उसकी अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। बेस में क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होते जाएंगे। मीन्स इनकी जो क्षारीयता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती क्षारीयता। जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। इनको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि 0 से 7 तक में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और जो OH आयन होते हैं वो क्या होते हैं, घटते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होती है, घटता है। बेस को आप अपोजिट डिफाइन कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं इसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या है, घटता है। और इसमें जो OH आयन होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हुआ आपका पीएच स्केल। अब ये तो बात हो गई कि हम किसी भी यौगिक की अम्लीयता और क्षारीयता को, मतलब किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की जो सांद्रता होती है वो कैसे मापते हैं। तो किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को हम क्या करते हैं, पीएच स्केल पे मांगते हैं। ये 0 से 14 तक की एक नंबर लिखा होता है कि स्केल पे 0 से 7 तक क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और 7 से 14 तक क्या होते हैं, बेस होते हैं।
और अगर किसी भी विलयन का एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना आया 7, तो इसका मतलब वो विलयन क्या है, ना तो एसिड है ना तो बेस है, क्या है वो न्यूट्रल है। अब बात करते हैं ये जो एसिड और बेस होते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों की जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। पहला, चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल, एक्शन विद एक्टिव मेटल। जब हम किसी भी एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ करवाते हैं, तो वो क्या बना लेता है, उस धातु के क्या बना लेता है, सॉल्ट, मेटल्स के सॉल्ट बना लेता है, प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन। आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, जब किसी अम्ल की किसी भी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो धातु के लवण बना लेता है और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक आपका क्या है, एक एक्टिव मेटल है, इसका रिएक्शन आपने किसके साथ करवाया, HCl के साथ करवाया, और इसके साथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, ZnCl प्लस H2। ये क्या आपका बन गया, मेटल सॉल्ट बन गया, और ये क्या विस्थापित हो गया, हाइड्रोजन, ZnCl2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन आपका क्या है, धातु है, इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ कराई, H2SO4, जो कि आपका क्या है, एसिड है। तो जब किसी भी एक्टिव मेटल का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो जो आपके बाद बनेगा वो क्या होगा, उस धातु का लवण बनेगा, मीन्स क्या बनेगा, मेटल्स के सॉल्ट बनेगा। तो आप कैसे बनाओगे इसको, FeSO4 प्लस क्या विस्थापित हो जाएगा आपका, H2O। ये आपका क्या हो गया, मेटल के सॉल्ट। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी देखते हैं, चलिए दूसरी क्या देखते हैं, इसमें दूसरी क्या होगी, धात्वीय ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइड से क्रिया, जब कोई भी एसिड होता है, ठीक है, तो एसिड किसके साथ क्रिया करे, या तो मेटल के ऑक्साइड हो प्लस क्या हो, वो मेटल के हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं। मीन्स एसिड या तो मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करे या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड से करे, तो इन दोनों के साथ वो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस क्या बनाता है, H2O। ठीक है, तो कोई भी अम्ल किसी भी धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में CuO, ये आपका क्या है, कॉपर आपकी क्या हो गई, मेटल हो गई, और ये क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड के साथ इसने रिएक्ट किया, किसने रिएक्ट किया, एसिड ने, H2SO4, उसके बाद इसको बनाया क्या है, सॉल्ट प्लस H2O, तो बना लेगा CuSO4, कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और बदले में क्या बना, H2O। ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट, ये आपका क्या हो गया, वाटर। तो जब कोई भी जो एसिड होता है किसके साथ रिएक्ट करे, धातु के ऑक्साइड के साथ, कॉपर ऑक्साइड आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड, किसने रिएक्ट किया, एसिड ने, क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, जब कोई भी एसिड जो होता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जब वो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे NaOH प्लस HCl। सोडियम क्या है आपकी, मेटल है, हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइडों के साथ भी तो रिएक्शन करना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ उसने रिएक्ट किया, किसने किया, अम्ल ने किया, एसिड ने किया, बदले में क्या बनाएगा, मेटल बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस क्या करेगा, वाटर रिलीज करेगा, तो इससे आप क्या बनाओगे, NaCl प्लस H2O। NaCl आपका क्या है, सॉल्ट, प्लस ये क्या हो गया आपका, वाटर। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई एसिड की, जब कोई भी अम्ल धातु के ऑक्साइड
या धातु की हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और जल बना लेता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, पहले इसने किसके साथ रिएक्ट किया है, मेटल के ऑक्साइड के साथ, दूसरी बार किसने के साथ रिएक्ट किया है, मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ, और दोनों बारी उसने क्या बनाया है, सॉल्ट प्लस वाटर। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जब भी कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, धात्वीय सल्फाइडो या हाइड्रोजन सल्फाइडो के साथ, जब कोई भी अम्ल किसी भी धात्विक सल्फाइडो या हाइड्रोजन सल्फाइडो के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वो बदले में क्या बनाएगा, अगर के साथ क्या कर लेगा, क्रिया करेगा, तो क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाएगा, वो लवण बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, H2O वाटर बनाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एसिड हो गई, एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, धातु के सल्फाइड के साथ, धात्वीय सल्फाइड, या फिर किसके साथ करेगा, धातु के हाइड्रोजन सल्फाइडों के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइडों के साथ, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, प्लस जल बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, सॉरी H2O नहीं बनाएगा, SO2 गैस बनाएगा, प्लस SO2 गैस बनाएगा। तो किसी भी अम्ल के साथ जब हम धातु सल्फाइडो या हाइड्रोजन सल्फाइडो के साथ क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप वो किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हम एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, पहले हम करवाएंगे धात्विक सल्फाइड के साथ क्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका क्या है, पोटेशियम आपकी क्या है, धातु है, SO4 क्या है आपका, सल्फाइड है। किसके साथ आपने रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ। अब रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाना है, लवण, जल प्लस SO2। तो लवण जब बनाएगा तो क्या हो जाएगा आपका K2, पोटेशियम हो गया, उसके साथ क्या बनाएगा SO4 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O प्लस कौन सी गैस रिलीज करेगा, SO2। तो जब पहले एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब किसी भी एसिड को हम किसके साथ करवाते हैं, धात्विक सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बना लेता है, लवण, जल, और कौन सी गैस रिलीज करता है, सल्फाइड। जब कहीं पे भी अगर आप देखो कि गैस रिलीज हो रही है तो उसके लिए ऊपर की तरफ क्या बना देते हैं, एक एरो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो गैस क्या हो रही है, निकल रही है, या वो गैस बन रही है, वो गैस रिलीज हो रही है। अब ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया सल्फाइडों के साथ। अब दूसरा देखते हैं कि जब हम किसी भी एसिड को हाइड्रोजन सल्फाइडों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब उसके साथ कैसा रिएक्शन होगा। जैसे देखते हैं, अब ये अब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है, एसिड के साथ करा दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा HCl। अब इसके साथ आपको बनाना क्या है, लवण बनाना है, जल बनाना है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनानी है। तो अगर हम रिएक्शन में देखें तो क्या बनेगा, इससे NaCl प्लस क्या बनना है आपका H2O प्लस आपका क्या बनना है SO2, और ये गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जब हम किसी भी अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, धातुओं के हाइड्रोजन सल्फाइडों के साथ, तो उससे क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, SO2 गैस क्या हो रही है आपकी, रिलीज हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में क्या होगा, इसके पहले वाले रिएक्शन में हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन करवाया था, सल्फाइडों के साथ। अब इसमें जो है रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, सल्फाइडों के साथ। जब किसी भी धात्वीय सल्फाइडो एवं हाइड्रोजन
सल्फाइडो से क्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइडो से क्रिया। अभी तक तीसरे वाले रिएक्शन में हम लोगों ने किसके साथ क्रिया कराई थी, सल्फाइडो के साथ कराई थी। लेकिन अब ये चौथे वाले केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या कराएंगे, किसी भी अम्ल की धात्विक सल्फाइडो एवं हाइड्रोजन सल्फाइडो के साथ क्रिया बनाएंगे। तो जब कोई भी अम्ल धात्विक सल्फाइडो एवं हाइड्रोजन सल्फाइडो के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो वो बदले में क्या बनाएगा, लवण, तथा इसके बाद कौन सी गैस रिलीज करेगा, H2O। तो धात्विक कोई भी क्या होगा, एसिड होगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल सल्फाइड या मेटल के हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वो दोनों से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, H2S गैस बनती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कोई भी हम मेटल के सल्फाइड ले सकते हैं। तो मेटल का सल्फाइड आपका कौन सा हो गया, CaS हैं। जब किसी भी मेटल एसिड को हम मेटल की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस किसके साथ रिएक्ट कराओगे आप, एसिड के साथ। जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका, पोटेशियम क्लोराइड, जो कि आपका क्या है, सॉल्ट है। और उसके बाद जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, H2S। तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का फोर्थ एग्जांपल। अब ये जो एसिड थे, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिनिश होती है। अब बात करते हैं बेस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में इसकी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, एक्शंस विद एसिड्स। जब कोई भी जो बेस होता है वो अगर एसिड के साथ क्रिया करेगा तो उससे क्या बनता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी क्या है, बेस है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उससे हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनते हैं, प्लस क्या बनता है, वाटर। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एक्शन विद एसिड मीन्स जब कोई भी बेस होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करें किसी भी सॉल्ट की मीन्स बेसिड या एस की, तो हम किसका एग्जांपल ले लें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये आपका क्या है, बेस है, प्लस हम बेस कौन सा ले सकते हैं, एसिड HCl का। ठीक है, तो जब इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस क्या बनेगा, H2O। क्या किया है, बेस के साथ किसको रिएक्ट कराया है, एसिड को, और उसके बाद बना क्या है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बेस की, एक्शन विद एसिड। जब भी कभी हम किसी भी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और क्या बनती है, वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। NaOH आपका किसका एग्जाम्पल है, बेस का। इसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, एसिड के साथ, HNO3, ये भी आपका क्या है, एसिड है। जब इसके साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, NaNO3, जो कि क्या है, सॉल्ट है, प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O, क्या बन जाएगा, वाटर। तो जब किसी भी बेस को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिड के साथ, तो उसके बाद क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का। ये थी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। बात करते हैं दूसरी की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब भी कोई बेस किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट मीन्स जब भी बेस किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ क्या करता है,
रिएक्ट कराता है तो उसके बाद वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है, तथा क्या बनाता है, अमोनिया गैस। तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस कौन सी गैस रिलीज करेगा, अमोनिया गैस। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, बेस कोई सा भी ले लेते हैं, NaOH प्लस अमोनियम सॉल्ट ले लेते हैं NaOH प्लस NH4Cl, ये आपका क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अब इसके साथ बनाना क्या है हमें, सॉल्ट, तो क्या बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, NH3। तो जब किसी भी बेस को हम किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी कोई बेस क्या करता है, धातुओं के विलेय लवणों से प्रक्रिया करता है, धातुओं के विलेय लवणों से क्रिया, एक्शन विथ soluble मेटालिक सॉल्ट, जब कोई भी बेस जो होता है वो धातुओं के विलेय लवण से क्रिया करता है तो क्या बनता है, बेस प्लस क्या हो जाएंगे, soluble मेटालिक सॉल्ट अब इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो जब कोई भी बेस क्या होगा, सॉल्युबल मेटालिक सॉल्ट से क्रिया करेगा तो वो धात्विक लवणों के क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, धात्विक लवणों के क्या बना लेता है, अवक्षेप क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे FeCl3 प्लस, अब ये आपका क्या हो जाएगा, विलेय लवणों से क्रिया हो रही है तो आपके क्या हो जाएंगे, विलेय लवण। इसके साथ जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, बेस। तो बेस में आप किसको ले सकते हो, NaOH को। अब इसके साथ जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, हमने किसको ले लिया है, सॉल्युबल विलेय लवणों को ले लिया, उसके साथ क्रिया किसकी कराई है, बेस की। तो जब बेस की क्रिया कराएंगे तो उसके साथ बनना क्या है, जो धात्विक लवणों के हमको क्या बनने हैं, अवक्षेप बनने हैं। तो अवक्षेप इसका जो बनेगा वो कैसे होगा, NaCl प्लस, अब बच क्या रहा है, Na के साथ आपने किसका रिएक्ट कर लिया, NaCl का। तो अब इसके साथ जो बच रहा है अवक्षेप, वो अवक्षेप क्या बनेगा आपका, Fe, और OH का क्या बनेगा, होल थ्राइस, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। तो जब किसी भी बेस की हम धातुओं के विलेय लवणों के साथ क्रिया कराते हैं तो धात्विक लवणों के क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हुई। तो फाइनली एसिड बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और एसिड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने आज सीखा। अब इसके आगे जो कुछ कॉमन सॉल्ट है, उन कॉमन सॉल्ट के क्या उपयोग होते हैं और कैसे कितने टाइप के होते हैं, इन सब पे जो चर्चा है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।